Hello, people. How are you all? I hope you all are doing fine. First of all, I'll welcome to my YouTube channel, Next Rank with AK. So, before we proceed, let me introduce myself. I have done my graduation. I have done my graduation in BBE, Bachelor's of Business Economics. After that, I did my master's in political science, and I have been preparing for UPSC exam. I have given interview for IB and cleared district court exam also. And regarding my teaching experience, I have been teaching for 5 to 6 years. So that's my introduction and that's my background. Okay. तो अब हम ये देखते हैं कि ये हमने चैनल बनाया क्यों है। इस चैनल बनाने का मेन मोटो क्या है। अब बहुत सारे चैनल्स हैं, एजुकेशनल चैनल्स हैं, सब पढ़ा रहे हैं, सब चीज़ें करा रहे हैं, पर हमारे चैनल में ऐसा आपको क्या अलग मिलेगा कि आपको ये चीज़ यहाँ से पढ़नी चाहिए, देखनी चाहिए। सो मैं इस इंडस्ट्री में मेरे को रहते हुए काफ़ी साल हो गए हैं। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, कहीं पे कंटेंट पूरा नहीं है। जैसे अगर यूपीएससी वाला बच्चा है, उसको पढ़ना है, तो उसके लिए कहते हैं कि लक्ष्मीकांत पढ़ो। वो लक्ष्मीकांत पढ़ता है, याद करता है, रटता है, फिर उसको प्री में काम आता है, कहीं हद तक मेंस में काम आता है। लेकिन जब उसकी मेंस की बारी आती है, कहते हैं मेंस का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स अलग से लेके आएंगे, फिर आप मेंस के लिए पढ़ो उसके लिए, फिर उसके लिए पॉलिटी वो मेंस के लिए अलग हो जाती है। वहीं अगर आपका जो यूपीएससी वाला बच्चा है, उसको वो सोचता है मेरे को कोई और एग्जाम के लिए ट्राई करना चाहिए, एसएससी आरआरबी अलग दूसरे एग्जाम्स के जाना चाहिए, तो मैं करता हूँ। तो उसको क्या चाहिए? फैक्ट्स चाहिए। वो फैक्ट्स के लिए लूसेंट उठाता है। मतलब कहीं पर भी एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको सारे चीज मिले। आपको फैक्ट्स भी मिले, आपको अंडरस्टैंडिंग भी मिले, आपको कंसेप्ट्स भी मिले। आप लूसेंट पढ़ लोगे, आप लूसेंट पढ़ लोगे, आपको फैक्ट्स याद हो जाएंगे, लेकिन आपको एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड नहीं हो पाएगी। आप अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर लोगे, आपके फैक्ट्स रह जाएंगे। तो हमने क्या ट्राई किया है, एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स बनाते हैं जिसमें फैक्ट्स भी मिले आपको, एक अंडरस्टैंडिंग भी मिले, और आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी मिले। और आई ट्राई माई बेस्ट कि जो ये मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके नोट से बाहर आपको कुछ और पढ़ने की नीड ना हो। बस आपको क्या करना है, आपको रनिंग नोट्स बनाने, आपको रनिंग नोट्स बनाने। क्योंकि मेरे हिसाब से बेस्ट लेक्चर्स वही होते हैं जिसमें बच्चा इंगेज होता है। और इंगेज कैसे होगा? जब उसका हाथ चलता रहेगा, दिमाग चलता रहेगा। नहीं तो नोट्स मेरे पास भी है, मैं नोट्स खोल सकता हूँ, उन नोट्स में से पढ़ा सकता हूँ। तो फिर वो जाकर बच्चा, नोट्स चल रहे हैं, लेक्चर चल रहा है, मूवी चल रही है, सो गया बीच में, कुछ और काम करने लग गया। लेकिन सबसे इंगेजिंग लेक्चर्स क्या होते हैं, सबसे इंगेजिंग आपका वे ऑफ टीचिंग क्या होती है कि आप टीचर के साथ इंटरेक्ट करके बात कर सके, इंटरेक्ट कर सके कि हाँ, सर पढ़ा रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ और मेरे हाथ चल रहे हैं। तो विजुअली भी और आप ऑडियबली भी आपको सब कुछ क्या हो रहा है, वो प्रोसेसिंग हो रही है, साथ साथ में आप काम कर पा रहे हो। तो आपके दो ये तरीके हैं। हालांकि आई प्रोवाइड यू नोट्स, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, लेकिन वो कैसे होंगे? मान लो हमारा पहला टॉपिक है, हम पॉलिटी शुरू करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन। ये याद रखना, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन का सिंबल है। वैसे ये जहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन लगाना होगा, मैं ये सिंबल यूज करूंगा। तो जब वो पूरा एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। पहले क्यों नहीं कर रहा हूँ? पहले इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मेरे हिसाब से हमारे पास अपने हाथ के बने हुए खुद के नोट्स होने चाहिए, क्योंकि हमें वही समझ में आता है। दूसरे, चाहे मैं आपको ना किसी भी AIR 1 के नोट्स भी आपको लाके दे दूंगा ना, तो आप वो समझ नहीं पाओगे। क्यों? कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट क्या होता है, अपने अकॉर्डिंग, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग क्या बनाता है, नोट्स बनाता है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक कॉम्प्रिहेंसिवली सारा पढ़ेंगे।
उसके आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, हैंडमेड नोट्स हैं, डिजिटली बनाए हैं, आप उसको रेफर कर सकते हैं, उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, उसमें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या करना आपको, शुरू में लगा कि भाई बहुत सारे लेक्चर्स हो गए, बहुत बल्कि हो गया, लेकिन आप जैसे 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 मल्टीपल टाइम उसको रिवाइज करेंगे, वो कंसाइज कंसाइज होते चले जाएंगे। आपको एंड में ऐसे नोट्स मिलेंगे, आपको कहीं और जाने की नीड पड़ेगी नहीं। बस हाँ, प्रोवाइडली आपको क्या करना है, यू हैव टू एड ऑन करंट अफेयर्स। आप कुछ भी कंसेप्ट पढ़ लोगे, आपको करंट अफेयर से टच में रहोगे। उसमें कोई हमने पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा, कोई नया बिल आ रहा है, कोई नो नया लॉ आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, जो आपके नोट्स हैं आप उसी में क्या कर लेंगे, ऐड ऑन कर लेंगे। चाहे आप डिजिटली बनाइए, चाहे आप उसको पेपर पे बनाइए, ये आपकी चॉइस है। ओके, आपको समझ में आया क्या क्या कैसे प्रोसीड करेंगे, कैसे क्या करेंगे। तो हमारे जो लेक्चर्स हैं, एक वीक में 4 to 5 लेक्चर्स आया करेंगे। क्या रहेंगे इसकी टाइमिंग, नियरली 11 o'clock के आसपास ये लाइव हो जाएंगे। और कितने ड्यूरेशन का रहेगा, 50 मिनट to 60 मिनट्स का ये आपके लेक्चर्स रहेंगे। तो कैसे भाई, स्कूल की तरह करेंगे हम इसको भी। मंडे से फ्राइडे हम लेक्चर्स लेंगे, सैटरडे संडे हम रिवाइज करेंगे, मंडे से दोबारा से हम अपनी क्लास शुरू करेंगे। मल्टीपल टाइम्स देखेंगे, रिवाइज करेंगे, हमें समझ में आएगा, हमारे कंसेप्ट बने। ठीक है। और किसी भी चीज़ में कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और कोई भी आपको वे ऑफ टीचिंग को चेंज करना हो तो हम भी उसमें कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट रहेगा, हम क्या कवर करेंगे, पॉलिटी कवर करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये सब्जेक्ट होता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी, मेरे को ये चीज़ समझ में आती है कि अगर हम बैठे हैं कहीं पर, बेसिक डिस्कशन हो रही है, हार्डली हम कोई साइंस टेक के बारे में बात करते हैं कि साइंस ने ये करा वो करा, लेकिन हम बैठते हैं क्या करते हैं, पॉलिटी की बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं, सोशल साइंस की बात करते हैं ना। तो अगर आप कहीं सोसाइटी में बैठते तो पॉलिटी की अगर आपको नॉलेज नहीं है, आपको पता नहीं है क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो आप वहां पे बैठ के बात नहीं कर सकते, आप नहीं बोल पाएंगे, कंसेप्ट नहीं है। हाँ, वो अलग बात है, हमें वहां किसी के साथ बैठ के लड़ना नहीं है, क्योंकि आप पढ़ लोगे, समझ लोगे, आपको नॉलेज एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और आप लेमैन, जो आप लोग सोचते हैं पॉलिटिक्स के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, आप वो नहीं सोचोगे, आप कंसेप्ट हो जाएंगे। तो आपको वहाँ पर लड़ना नहीं है, आपको अपने पॉइंट्स रखने वाले हैं। फाइन। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, हम कैसे करेंगे ये समझ में आ गया हमारे को। तो अब आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। अब हम क्या करेंगे, पहला सबसे पहले पॉलिटी शुरू करेंगे। और सबसे पहला आपका जो टॉपिक है पॉलिटी का, वो है कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है, कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पहले हमें यही समझना है कि ये आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, ये कहाँ से आया, क्यों आया, क्या करते हैं इसके अंदर, कैसे कैसे डिफरेंट टाइप्स के लॉज होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब क्या होता है, कैसे होता है। जब हम ये समझ लेंगे, फिर हम आगे फर्दर चैप्टर्स में करेंगे, सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है, फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या होता है, या डेवलप कैसे हुआ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, क्या बना, आपको सब कुछ हम धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। ठीक है। तो अब मैं शुरू करता हूँ, और आप रनिंग नोट्स बनाएंगे, समझेंगे, और उसके बाद कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, या फिर कुछ भी आपको सजेशंस देना है, कुछ बताना है, तो आप बताएंगे सर ये चेंज करिए, ये सही नहीं है, वॉइस नहीं है, जो भी एक्स वाई जेड कुछ भी है, उसको हम इसका इम्प्रूव करने की कोशिश करें। तो शुरू करते हैं अपना आज का फर्स्ट लेक्चर। हमारा फर्स्ट लेक्चर है कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। राइट। सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग। मीनिंग क्या होता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट डाउन। इट ड्राइव्ड फ्रॉम it derived from the Latin word. It derived from the Latin word constituere, constituere। इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स टू एस्टेब्लिश और टू सेटअप। इसका मीनिंग ये हुआ। तो हमने क्या पढ़ा भी कि जो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो किससे ड्राइव हुआ है, आपका लेटिन वर्ड है कॉन्स्टिट्यूरी, उससे ये ड्राइव हुआ है। उसका मीनिंग क्या होता है, टू एस्टेब्लिश और टू सेटअप करना। फर्दर राइट डाउन, इट described as it described as it described as
फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड, मतलब जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज होते हैं, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो आपका फंडामेंटल लॉ होता है लैंड का। ये बेसिक होता है, आपको मिलता ही मिलता है। और क्या बोलते हैं? सुप्रीम लॉ ऑफ द स्टेट। क्या बोलते हैं? सुप्रीम लॉ ऑफ द स्टेट। जो आपकी स्टेट है उसका क्या है? ये सुप्रीम लॉ है। और क्या बोल सकते हैं इसको? इसको बोल सकते हैं हम बेसिक लॉ ऑफ द कंट्री। ये आपका बेसिक लॉ है किसी भी कंट्री का। किसी कंट्री की जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसी के बेस पे, उसी की उस पर क्या होता है, कंट्री बनती है। उसके आइडल्स बनते हैं, उसका वे ऑफ गवर्नेंस बनता है कि आप वो कैसे गवर्नमेंट कैसे गवर्न करेगी। तो किसके बेस पे होता है? वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे होता है। तो इट इज ऑल्सो नोन एज, और इट इज डिस्क्राइब्ड एज फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड, सुप्रीम लॉ ऑफ द स्टेट, बेसिक लॉ ऑफ द कंट्री। और यू कैन ऑल्सो एड इट, you can also add, it is also known as instrument of the गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इसी के बेस पे क्या करती है? अपना काम करती है। और रूल्स ऑफ द स्टेट, और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिटी, एक्सेट्रा। इतने सारे नाम हमने क्यों बताए? कहीं क्वेश्चन में आ गया कि विच लॉ इज नोन एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द स्टेट, तो हम क्या बोलेंगे? उसको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बोलेंगे। तो हम इसको हम लिख सकते हैं। सो hence we can say that, hence we can say that constitution is the law of the laws। जितने भी लॉज हैं उसके उसका भी क्या है? ये लॉ है। ठीक है, समझ में आया? ठीक। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। चलो ठीक है, बताइए। जो आपका आरटीआई एक्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है या कौन सा एक्ट है? बताइए। अभी मैंने आपको बताया नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज होते क्या है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिर भी सोच के बताइए। जो आपका राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है या कौन सा एक्ट है? क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है या नहीं है? जी, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट नहीं है। नहीं है। ये हमारा क्या है? क्या है हमारा? बताइए, क्या है ये हमारा? ये हमारा स्टैट्यूटरी लॉ है हमारा। क्या है हमारा? स्टैट्यूटरी लॉ है हमारा। क्या है हमारा? स्टैट्यूटरी लॉ। सर ये क्या बता दिया आपने? अभी तो आप कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के बारे में बता रहे थे, अब आप स्टैट्यूटरी लॉ के बारे में बता रहे हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, इसको फर्दर समझते हैं। स्टैट्यूटरी लॉ। पहले स्टैट्यूटरी लॉ समझते हैं, फिर समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज क्या होते हैं। जो स्टैट्यूटरी लॉज नहीं होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज है वो स्टैट्यूटरी लॉज नहीं होंगे, है ना? तो आपके स्टैट्यूटरी लॉज किसको बोलते हैं? Statutory, write down. Statutory laws are those laws which are not found. Statutory laws are those laws which are not found in the Constitution। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी लॉज बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर है, इसको बाद में आपके एजुकेटिव्स ने बनाया है, इसको बाद में इसको बनाया गया है, तो उसको क्या बोलते हैं? आपका स्टैट्यूटरी लॉज होते हैं। जैसे आपका आरटीआई एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, क्या बोलता है? या आपका स्टैट्यूटरी लॉ है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। और क्या एग्जांपल है? कंज्यूमर डिस्प्यूट एक्ट। और क्या है आपका? NHRA। क्या फुल फॉर्म NHRA करें? नेशनल ह्यूमन ह्यूमन राइट एक्ट। ये एक्ट कौन से? हमारी हमारे स्टैट्यूटरी लॉज है, मतलब
ये हमारे वो लॉज हैं जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलते हैं। ये अलग से एक्ट्स के थ्रू इनको बनाया गया है और अलग से इनको इम्प्लीमेंट करा गया है। फाइन, हमें समझ में आ गया, हमें कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब समझ में आ गया, हमें स्टैट्यूटरी लॉज का मतलब समझ में आ गया। अब हमें समझना है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। स्टामा कर लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, ये कौन से लॉज हो गए हमारे। हमें कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ गया कि लॉ ऑफ द लैंड है, ये बेसिक लॉ है आपका, और ये आपके फंडामेंटल लॉ है लैंड का, ये तो आपका क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। आपके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज क्या होते हैं? सो राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, constitutional laws are those laws, or you can say the constitutional laws termed as constitutional laws termed as the entire body of laws। अब इसमें कैसे हो सकते हैं आपके, किन कौन से लॉज हैं जिसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज है। राइट डाउन, मैंने क्या बोला, एंटायर बॉडी ऑफ लॉज। तो सर ये एंटायर बॉडीज ऑफ लॉज का मतलब क्या हुआ, अभी बताते हैं। वट एवर इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी लॉज लिखे हैं, जो भी लॉज, जो भी आर्टिकल, जो भी शेड्यूल, जो भी कुछ भी लिखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो क्या है हमारा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में जब बना था तो उस टाइम में यूपीएससी के बारे में बताया गया उसमें। तो यूपीएससी क्या है हमारी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्या है हमारी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है। तो आपका होमवर्क ये है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे मेरे को कि नीति आयोग ये कैसी बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कुछ और है, ये आप मेरे को बताएंगे। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी लिखा है वो क्या आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। अच्छा, तो आप एक बात बताइए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितने साल पहले बना था? 47 में, हम इंडिपेंडेंस 1950 में बना था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, रेडी हो गया था। तो उसमें तो बहुत सारी चीज लिखी होंगी, तो सिर्फ वही क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बाद तो कुछ चेंज नहीं होगा? बिल्कुल चेंज हुआ है। टाइम के अकॉर्डिंग हमने क्या करें, अमेंडमेंट्स करें। क्या करें, अमेंडमेंट्स करें। अमेंडमेंट मतलब चेंज करा है। हम पढ़ेंगे कैसे अमेंड करते हैं, क्या करते हैं। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था ओरिजिनल फॉर्म में, उसमें कुछ कुछ चेंजेस कर करके हमने अमेंडमेंट्स करके आज हमारा ये फॉर्म है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है लिखा हुआ है वो क्या, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है। उसमें कुछ भी हमने अमेंडमेंट करी है तो वो क्या है, वो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, सॉरी। और बताइए, एक होता है आपका केस लॉ। क्या होते हैं, केस लॉज। सर ये केस लॉज क्या बता दिया आपने, राइट डाउन, द इंटरप्रिटेशन, द interpretations of the Supreme Court, of the Supreme Court in the various cases। अगर सुप्रीम कोर्ट ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई इंटरप्रिटेशन किया है, उससे कुछ इंटरप्रिटेशन निकल के आया है, तो वो भी क्या माना जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ माना जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, क्या एग्जाम्पल है बताइए, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन आया है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था? नहीं, नहीं लिखा था। वो कैसे आया आपका, वो केशवानंदा भारती केस से आया हमारा। सब पढ़ेंगे हम आगे, आपको नया कुछ भी नहीं लगेगा कि आपको, जब हमारे लेक्चर खत्म हो जाएंगे सारे, जब पॉलिट खत्म हो जाएगी, आपको ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा कि हमने कुछ छोड़ दिया है। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, वो केशवानंदा भारती केस से आया, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको इंटरप्रेट किया, और वो क्या बन गया हमारा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बन गया। इसका मतलब क्या है, आप कुछ भी अमेंड कर सकते हैं, लेकिन आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बेसिक स्ट्रक्चर आपका चेंज नहीं होना चाहिए। तो हमारे एंटायर बॉडी ऑफ लॉ में क्या आया, वट एवर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट, केस लॉज, एंड लास्ट थिंग, एंड कन्वेंशन, एंड कन्वेंशन। जो कुछ कन्वेंशंस बन जाती हैं हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम में, कुछ कन्वेंशंस बन जाती हैं, वो भी लॉज बन जाती हैं, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज बन जाती हैं। कैसे, कन्वेंशंस जो हैं
write down conventions, although conventions hasn't been codified. ये codified तो हुए नहीं है, still has the force of law. कुछ कन्वेंशंस बन जाती हैं, हालांकि जो कन्वेंशंस हैं जो क्या वो कोडिफाइड नहीं है, हमने कहीं लिखा नहीं है, उसको कहीं लो नहीं बनाया, लेकिन वो चलती आ रही है ना, और उसको हम क्या लो मान लेते हैं। आपको इसका एग्जांपल बताता हूँ मैं कन्वेंशन का, कि वो लो हो गया है, माना गया है, लिखा नहीं है कहीं पर उसको माना जाता है कि हाँ, कि ये चीज सही है, हो सकती है। जैसे राइट डाउन द सरकारिया कमीशन suggested appointing a person from another state than the state he is being appointed to। सरकमस्टेंस ने क्या बोला कि आप ना किसी को अपॉइंट कर रहे हो, किसी ऑफिसर को, किसी गवर्नर को, किसी को आप अपॉइंट कर रहे हो, तो क्या करो, जिस स्टेट में आप अपॉइंट कर रहे हो उसमें मत करो, उसमें करो किसी और स्टेट से ला। तो क्या बोला, सरकार के से क्या सजेस्ट किया, पर्सन फ्रॉम द अनदर स्टेट, क्या अपॉइंट करो किसी पर्सन को अनदर स्टेट के देन द स्टेट इज बीन अपॉइंटिंग अपॉइंटेड टू, जिसमें उसको अपॉइंट करा जा रहा है, उस स्टेट के पर्सन को उसी जगह अपॉइंट मत करो, क्या करो उसको दूसरे स्टेट को दूसरी जगह अपॉइंट करो। क्यों क्यों करा होगा, रेटेपिज्म, नेक्सस कम करने के लिए, आकि भाई वहां के लोकल्स को सब जानते हैं, वो करते हैं, आपका एफिशिएंसी कम होगी, वो आपका कहते हैं ना स्टाफ चलाते हैं, अपने वो लगाते हैं, तो उससे क्या होगा, वो कम हो जाए। उन्होंने बोला, तो ये क्या बन गया, आपका एक कन्वेंशन बन गया, और यूजुअली ये फॉलो करा जाता है। तो समझ में आया हमें कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लॉज क्या होते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लॉज को हो गए जो भी आपकी बट एवर इन द कॉन्स्टिट्यूशन जो भी लिखा है आपका क्या कॉन्स्टिट्यूशन लॉज, अमेंडमेंट जो हुई हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन लॉज हो गए, केस लॉज हैं आपके क्या कॉन्स्टिट्यूशन लॉज हो गए, और कन्वेंशन क्या हैं आपका वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हो गए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हो गए। समझ में आया अच्छे से, वेरी गुड। अब हम देखते हैं हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। चलो मैं इसकी कलर एडिंग के लिए कलर चेंज कर देता हूँ। वेट, राइट डाउन सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन बना है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन लॉज के बारे में बात करी है, जो भी चूज करा है, इसमें आपका इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्यों बनाया गया, क्यों करा गया है, इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो राइट डाउन इट सेटअप इट सेटअप कॉमन सेट ऑफ नॉर्म्स, इट सेट्स अप ए कॉमन सेट ऑफ नॉर्म्स और ए कॉमन नॉर्मेटिव होम। राइट डाउन आप लिख लीजिए, मैं समझाता हूँ आपको। थ्रू विच diverse elements of society interact harmoniously with each other with each other। ओके, तो अभी हमने क्या लिखा,
जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सेट करता है क्या, कुछ कॉमन सेट्स ऑफ नॉर्म्स और कुछ कॉमन नॉर्मेटिव होम। तो ये सर क्या है ये आपका, मैं आपको बताता हूँ। हम इंडिया क्या है, इतनी डाइवर्स कंट्री है ना। अगर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, एक बेसिक नॉर्म ना हो, बेसिक नॉर्मेटिव होम ना बनाया जाए, कॉमन सेट ऑफ नॉर्म्स ना बनाया जाए, तो हर कोई अपने हिसाब से क्या करेगा, एक्ट करेगा, लॉ बनाएगा, अपनी तरह से काम करेगा। उससे क्या आएगी, एनार्की आएगी, है ना। सोसाइटी में क्या आएगी, एनार्की आएगी। तो उससे बचने के लिए क्या बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। और वो क्या करता है, कॉमन सेट ऑफ नॉर्म्स बनाता है और एक आपका नॉर्मेटिव होम बनाता है सोसाइटी के लिए, डाइवर्स एलिमेंट्स है उसके लिए, है ना। तो कुछ एग्जाम्पल बताएंगे कि पुराने टाइम में किसने अपना ऐसा नॉर्मेटिव नॉर्म्स बनाए होंगे, होम्स बनाए होंगे, जो आपके डाइवर्स सेक्शन है, एलिमेंट्स सोसाइटी हैं, उसको इकट्ठा करने के लिए, उसको और हार्मोनियसली उनका इंटरेक्ट करने के लिए। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। किसी ने सुना है, हिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा, अशोकाज धम्मा। अशोक के धम्मा था, धर्म हम बोलते हैं, वो धम्मा बोलते थे, है ना। वो क्या थे, रोक एडिक्ट पे लिखा हुआ था। और वो क्या था, वो एक आपका पॉलिटिकल टूल था, लाइक यूसीसी। अब सर यूसीसी क्या हो गया, यूसीसी बताते हैं आपको, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसका आजकल बहुत ज्यादा शोरगुल है, सब डिमांड कर रहे हैं, कुछ अगेंस्ट है कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए। चाहे आपका, हमारे हिंदू पर्सनल लॉज हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉज हैं, अलग आपके जो अलग अलग हैं उनके लिए पर्सनल लॉज हैं। तो क्या कहते हैं, एक लॉ बनाओ, यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाओ, सबके लिए एक ही लॉ होना चाहिए, है ना। तो अशोक ने क्या किया, अपना अशोक धम्मा चलाया, कुछ लोग एडिट्स से पता चला हमें। और वो क्या था, आपका एक पॉलिटिकल टूल था, मतलब इतनी डाइवर्सिटी थी, उनको हार्मोनियसली इंटरेक्ट करने के लिए उन्होंने क्या बना, अशोक धम्मा बनाया। सिमिलरली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी यही काम करता है, ये कॉमन सेट ऑफ नॉर्म्स बनाता है और आपका आपका नॉर्मेटिव होम बनाता है। फाइन, राइट डाउन द सेकंड सेंटेंस। देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस जो आपको मैं लिखवा रहा हूँ, आप मेंस लिख रहे हैं, अगर आप कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आगे आप लिखते हो तो आपको कितना अच्छा प्रेजेंटेशन होता है इसका। राइट डाउन, व्हाट ए बर्थ सर्टिफिकेट इज टू ए चाइल्ड, कोमा द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू द नेशन। समझे, बच्चे पैदा हो गए पर उनकी कोई आइडेंटिटी तो नहीं है ना। जब तक उनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं आ जाता है तब तक इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। सिमिलरली कोई नेशन है, उसकी आइडेंटिटी कौन दिखाता है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन दिखाता है कि हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशन है, अब इसको एक आइडेंटिटी मिल गई है, एक पहचान मिल गई। फाइन, अब तो हमारे किससे ज्यादा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का चलता है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे हम, इट प्रोवाइड्स, इट प्रोवाइड्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर पॉलिटी और सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। जैसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी हमारी, प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी हमारी, सेंट्रलाइज्ड होगी, डिसेंट्रलाइज्ड होगी। तो कैसे फेडरल होगी, फेडरलिज्म होगा, नहीं होगा। तो हमें बेसिक स्ट्रक्चर किस पता चलता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है हमारा ये। ठीक है, फोर्थ पॉइंट लिखेंगे इसके सिग्निफिकेंस में, इट गिव्स द, इट गिव्स द डिटेल, और यू कैन से दैट इट प्रोवाइड्स द, it provides the detailed pattern, detailed patterns of relationship between legislature, legislature, executive and judiciary, है ना।
कि लेजिस्लेचर को क्या काम करना चाहिए, एग्जीक्यूटिव को क्या काम करना चाहिए, जुडिशरी को क्या काम करना चाहिए। इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में। इसको हम क्या बोलते हैं, पता है क्या बोलते हैं? यस, इसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स। ठीक है, तो इसको हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में डिटेल में। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट प्रोवाइड्स द रिलेशनशिप, इट प्रोवाइड्स द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड इट्स सिटीजन्स। कि जो आपका स्टेट है, ये स्टेट नहीं, मैं ये पंजाब हरियाणा को स्टेट नहीं बोल रहा, स्टेट मीन्स कंट्री, उसको भी स्टेट बोलते हैं, आगे समझेंगे कैसे। लेकिन अभी आपके माइंड में रखिए, वो वाला आपके अलग अलग स्टेट्स नहीं, कंट्री एज ए होल उसको क्या बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं। तो इट प्रोवाइड्स द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड इट्स सिटीजन्स, उसके बारे में क्या बताता है, ये रिलेशन बताता है। एग्जाम्पल, कैसे, क्या एग्जाम्पल है? फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी डिनाइड बाय स्टेट। स्टेट किसी भी इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट को डिनाई नहीं कर सकता है। फाइन। और क्या सिग्निफिकेंस है इसका? इट गिव्स द इट गिव्स द डिटेल, it gives a detail of ideals, it gives the details of ideals and inspirations of the people। कि जो लोग हैं किसी कंट्री के, वो क्या आइडल्स फॉलो करेंगे, क्या इंस्पिरेशंस फॉलो करेंगे। जैसे आपका प्रियम्बल में लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly resolved टू मेक इंडिया द sovereign socialist रिपब्लिक। पढ़ते हैं ना वो सारा, उसमें जस्टिस के बारे में, लिबर्टी के बारे में, सेकुलरिज्म के बारे में। तो क्या है, वो आपका आइडल्स हैं। तो हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, आपके आइडल्स और इंस्पिरेशन है जो लोगों के लिए। फाइन, वेरी गुड। अब हम अच्छा 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 तो पढ़ रहे हैं, उसमें कुछ और भी चीज होती होंगी। जैसे सेकंड पॉइंट लिखिए, आपका जो, आप सोचिए, जो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सोसाइटी है, उसकी जो फॉल्ट्स है उसको भी तो शो करता होगा। आपकी सोसाइटी जैसी है, क्या कर रही है, कैसा उसका बैकग्राउंड है, उसी के बेस पे तो कॉन्स्टिट्यूशन बना होगा। और वो क्या करता है आपका, उसके फॉल्ट शो करता है। जैसे पहले पॉइंट देखिए, मैं समझाता हूँ आपको। एडम, इट ऑल्सो इट ऑल्सो एक्ट्स एज ए it also acts as a mirror to the society, and it highlights the faults within our society। तो हमने लिखा कि जो ये ना मिररिंग का काम करते हैं, कि सोसाइटी कैसी है उसको मिरर दिखाती है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। या फिर आप क्या क्या कह सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन दिखाता है कि सोसाइटी कैसी है बाहर के लोगों को, है ना। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू में आपका एग्जाम्पल लिखना, लिखिए। लैंग्वेजेस, हमारे क्या है, डाइवर्स लैंग्वेज है। आर्टिकल 343 में पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। हमारे पास डाइवर्स लैंग्वेज है, उसमें से हमने क्या करी, कुछ क्लासिकल बना दी, कुछ लोकल बना दी, कुछ ट्राइबल्स बना दी, कुछ कैसे कर दी। तो ये लैंग्वेजेस क्या हमें समझ में आता है कि सोसाइटी की मिररिंग करता है। और क्या करता है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है हमारी सोसाइटी में, वो पता चलता है हमें, है ना। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पता चलता है हमें। और क्या क्या पता चलता है हमें, रिजर्वेशन, रिजर्वेशन ऑफ वनरेबल्स, की सोसाइटी में वनरेबल्स हैं अभी, जिनको रिजर्वेशन की नीड है। और क्या है, लिंग्विस्टिकली और रिलीजियसली भी क्या है, आपका इनजस्टिस है। पढ़ लिखो,
आते हैं हमारे आपके कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, ड्यूटीज पढ़ेंगे, हमें जो आपके लॉ के आर्टिकल्स पढ़ेंगे तब समझ में आएगा आपको क्या है इसमें। राइट डाउन, इनजस्टिस अगेंस्ट women and minorities, both linguistic, लिंग्विस्टिक भी है आपकी, इनजस्टिस एंड रिलीजियस भी। तो ये क्या कहता है आपका, सोसाइटी इसके फॉल्ट्स दिखाती है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, एट्थ पॉइंट लिखेंगे इसमें, इट गिव्स इट गिव्स इट गिव्स द लेजिटिमेसी इट गिव्स द लेजिटिमेसी टू द स्टेट। स्टेट को क्या कहता है, लेजिटिमेट करता है कि वो उसने जो काम किया, सो एक्शन किया, उसकी उसको लेजिटिमेसी मिलती है। इट गिव्स द लेजिटिमेसी टू द स्टेट एंड इट्स एक्शंस। उन्होंने जो एक्शंस कह रहे हैं वो भी ठीक हैं, जैसे एग्जाम्पल टैक्सेशन। क्या आप जाके टैक्स ले सकते हो? नहीं। क्या मैं जाके टैक्स ले सकता हूँ? नहीं। मैं भी टैक्स भरता हूँ, आप भी टैक्स भरते हो, और लेता कौन है? स्टेट लेती है, क्योंकि उसी की लेजिटिमेसी है। बट इसमें स्टार मार्क कर लीजिए, उन्होंने लेजिटिमेसी तो दे दी स्टेट की, बट दिस पावर इज नॉट एब्सोल्यूट। जो आपकी ये पावर है ना, ये आपको कि आप आपके एक्शंस को उसको स्टेट को लेजिटिमेसी दी, इसका मतलब ये नहीं कि यू ऑल और यू आप की गॉड बन गए, आप सबसे पावरफुल हो गए, नहीं। आपकी पावर पे क्या है? बंधन है, रिस्ट्रिक्शंस हैं। आप एब्सोल्यूट नहीं हो, आप पे क्या है? रिस्ट्रिक्शंस है। तो स्टेट भी एब्सोल्यूट पावर नहीं होती है ना। ऐसे इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे, हमें समझ में आएगा। इट प्रोवाइड्स लीगली एनफोर्सेबल limitations on the government to prevent absolutism absolutism। कि जो आपका ये एब्सोल्यूटिज्म है ना, ये नहीं होना चाहिए। इसको ठीक करने के लिए ये क्या करते हैं, उसकी पावर पे लीगली कुछ इन्फोर्समेंट करते हैं। ठीक है, हमने 9 पॉइंट्स पढ़े इसके सिग्निफिकेंस के, अब इसको डिवाइस करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। सो आपका पहला सिग्निफिकेंस क्या है? इट सेटअप्स ए कॉमन सेट ऑफ नॉर्म्स और कॉमन नॉर्मेटिव होम थ्रू विच द डाइवर्स एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी इंटरेक्ट हार्मोनियसली विद ईच अदर। ओके, I gave you example of Ashoka Dhamma. Next, what a birth certificate is to a child, the constitution is to the nation. Similarly, हमने भी पढ़ा कि like the birth certificate is to a child, वैसे ही आपका constitution क्या है, आपका एक nation के लिए वही काम करता है। It provides the basic structure of our polity or system of the governance. Fine. Next, we read about it gives a detailed pattern of the relationship between the legislatures, executive, and judiciary, and we will read about them in more detail in separation of power chapter. Then next point we read about, it provides the relationship between state and citizens. Like state cannot deny the fundamental rights of the citizens, its individuals. Okay, and it provides the details of the ideals and inspirations of the people, like preamble, and it acts as a mirror of the society, and it highlights the fault within our society, like language, caste discriminations, reservations, injustice, etc. And it provides legitimacy to the state and its actions, like taxation. Like state has a power to implement tax. Okay, but this power is not absolute, and it provides legally enforceable limitations to the government to the prevent. Fine. तो ये हमने पढ़े बेसिक्स कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है, स्टैट्यूटरी लॉज क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज क्या होते हैं, और उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। इसको हम, ये हमारा अंडरस्टैंडिंग बन गई है।
इसको हम किसी भी एग्जाम में यूज कर सकते हैं। फाइन। अब हम पढ़ेंगे क्या, तो मेंस पर्सपेक्टिव से कही थी मैंने आपको, ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स होगा, जो आप यूपीएससी वाले बच्चे भी कर सकते हैं और इसका यूज एसएससी वाले बच्चे भी कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को फर्दर बूस्ट करने के लिए। हमने फैक्चुअल थिंग्स ऊपर पढ़ ली, और अब कंसेप्चुअल थिंग्स और मेंस ओरिएंटेड अभी थोड़ा इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो there are some political scientists and there are some constitution experts who gave the definitions of the constitution। तो कहीं पर भी अगर आप कोई आंसर लिख रहे हैं, कोई आपका टीयर 2 है जिसमें भी आपका सब्जेक्टिव पेपर आता है, उसमें कहीं भी आपको आंसर्स आते हैं, कोई भी आपके एग्जाम्स होते हैं, तो आप अगर ये कुछ कोट कर देंगे कुछ पॉलिटिकल साइंटिस्ट के बारे में, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट्स के बारे में, तो आपके जो आंसर्स हैं उसको वेट मिल जाता है, उसमें आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो जाता है। इसलिए राइट डाउन, राइट डाउन डेफिनेशन, डेफिनेशन बाय पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स। ठीक है, इसकी को हम डेफिनेशंस पढ़ते हैं। तो मैं आपको डिक्टेट करता हूँ, आप साथ साथ इसको लिख लीजिएगा, वैसे आपको नोट्स में मिल जाएंगे। हम एक दो लिखेंगे, नोट्स में 3 4 लिखे हैं मैंने, आप उसमें से आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे एक आध लिखाता हूँ। सबसे पहले वेयर, WHER, वेयर। तो इन्होंने क्या बोला कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, राइट डाउन द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट डाउन द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स, द कॉन्स्टिट्यूशन describes the whole system, the constitution describes the whole system of the government, the constitution describes the whole system of government of a country, comma, the collection of rules, the collection of rules which establish, which establish and regulate, and regulate or govern the government, or govern the government। तो वेड़ ने क्या बोला, तो कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द होल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, describes the whole system of the government of a country, comma, the collection of rules, the collection of rules which establish and regulate or govern the government। फाइन। तो ये अंडरस्टैंडेबल है, इसमें कुछ समझाने का है नहीं। यही लिखा हुआ है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, एक होल सिस्टम है गवर्नमेंट का, इसमें कलेक्शन ऑफ रूल्स हैं जो आपको क्या करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं, रेगुलेट करते हैं कोई भी गवर्नमेंट। फाइन। ये आपका हो गया वेयर का। एक लिख लीजिए आप, नेक्स्ट लिख लीजिए WADE, वेड एंड फिलिप्स। इन दोनों ने क्या बोला, इन्होंने क्या बोला है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, लिखिए, राइट डाउन, मैं डिक्टेट करता हूं। एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन इज ए डॉक्यूमेंट, a constitution is a document having a special, sorry, having a special legal sanity, SANCTIT, sanity, which sets out, which which sets out the framework and the principle, which sets out the framework and principle, functions of the organs, functions of the organs of the government, of the government of a state, of a state, of a state, and declares the principles
and declares the principles governing the operation of those organs and principles governing the operation of those organs. Write down. I'm repeating. A constitution is a document having a special legal sanity which sets out the framework and the principal functions of the organs of the government of a state and declares the principles governing the operation of those organs. Okay, तो आज हम इतना ही रखते हैं। आज हमने क्या क्या किया है बस दोबारा से देखते हैं। आज हमने इंट्रोडक्शन लिया, हम कैसे प्रोसीड करने वाले हैं, कंसेप्ट क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन उसके मीनिंग क्या होता है, ये आपका लॉ ऑफ लॉज होते हैं। हमने कुछ स्टैट्यूटरी लॉज के बारे में पढ़ा, हमने कॉन्स्टिट्यूशन लॉज के बारे में पढ़ा। आपका ये होमवर्क था कि आपको नीति आयोग के बारे में बताना है कि कैसी बॉडी है, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है फिर दूसरी बॉडी है। फिर हमने ये पढ़ा कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन लॉज में क्या होता है, एंटायर बॉडी ऑफ लॉज होते हैं, उसमें क्या क्या आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन आता है, अमेंडमेंट्स आते हैं, केस लॉज आते हैं, कन्वेंशंस आते हैं, इन सब के बारे में पढ़ा हमने। उसके बाद सरकारी कमीशन ने क्या सजेशन दिया था वो पढ़ा, और उसके सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ा। सिग्निफिकेंस का पढ़ने के बाद हमने कुछ पॉलिटिकल साइंटिस्ट और आपके कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट्स हैं उसके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वालिटीज के बारे में पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बनता है उसमें अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा होता है, जिसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होती है। ये क्वालिटीज होती है तो वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा होता है। उसके बाद हम कल पढ़ेंगे एक क्लासिफिकेशन कि जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वर्ल्ड में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, खाली इंडिया जैसे क्वेश्चन थोड़ी ना है। तो आपके क्लासिफिकेशन क्या है, अलग अलग टाइप ऑफ आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे हैं वर्ल्ड में, पूरे अलग अलग टाइप्स के, हम इसके बारे में पढ़ेंगे कल। फिर हम एक नया टॉपिक इसी में शुरू करेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। जो ये आपका टॉपिक होगा ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक होता है। तो ये कल हम ये फर्दर आपका करेंगे। सो आपको अगर ये मेरा लेक्चर समझ में आया, पसंद आया तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और इसको आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके, ताकि हमारी एक कम्युनिटी अच्छी बने और हम अच्छे सब सीख सकें और आगे बढ़ सकें। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।